नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सरदना से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर वह एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। विधायक संगीत सोम ने मुसलमानों को लेकर कहा कि अगर भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान में ही अपनी आस्था दिखाएं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संगीत सोम चंदौसी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी मिले होने की बात कहे जाने वाले बयान पर उनकी राय पूछी। इस पर विधायक ने कहा कि अगर भारत के मुसलमानों को भारतीय वैज्ञानिकों और देश के पीएम पर आस्था और विश्वास नहीं है तो वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। को भी भरोसा नहीं करते। दुर्भाग्य यही है कि देश के कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते, देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते। हमारी इसी बात की लड़ाई है कि आप अपने देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते, देश की पुलिस पर भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ के वैज्ञानिकों पर आस्था और उनकी वैज्ञानिकता पर कोई शक न करें। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली समेत 13 शहरों में कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच गई है। पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 56.5 लाख खुराक लेकर उड़ानें संचालित की गई। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। सरकार को यह वैक्सीन प्रति डोज 200 रुपये में और प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपये में उपलब्ध होगी। सुबह सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच 3 ट्रकों में कोविशील्ड की खुराक रखकर पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचा गई। यहां से एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट के विमानों से इन डोज को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। दवा नियामक DCGI ने हाल ही में 2 टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। टीकों की आपूर्ति शुरू होने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि 2021 में हमारी अहम चुनौती है देश के सभी लोगों के लिए टीका उपलब्ध कराना है। दुनिया भर से टीकों की मांग को लेकर पूनावाला ने कहा कि हम सबको खुश करने की कोशिश है। अपने लोगों और देश का हित जरूरी है। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 7 से 8 करोड़ डोज का उत्पादन करता है। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हुए वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा। इस समय हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर हरिद्वार में कई विकास कार्य हो रहे हैं। विकास कार्य की गुणवत्ता को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार पर आरोप लगाया कि कुंभ के नाम पर पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है और कुंभ कार्य सिर्फ लीपापोती की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्ण कुंभ में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, लेकिन काम गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहा है। हम सरकार से और मेला प्रशासन से मांग करते हैं कि कुंभ कार्य सही प्रकार से होना चाहिए। पालीवाल जी ने, अमरीश जी ने, और आपके सामने है कुंभ पूर्ण कुंभ में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं जो बता रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उत्तरी क्षेत्र में आप स्वयं देख सकते हो, एक बंधे पे काम किया था, बजरी डाली थी, अगले दिन उस पर झाड़ू मारो तो बजरी भी इकट्ठी हो गई है। कोई भी काम, लगभग 260 गलियां ऐसी हैं जो इन्होंने कुंभ के नाम पर तोड़ी, सीवर के नाम पर तोड़ी, पानी के नाम पर तोड़ी, गैस के नाम पर तोड़ी, लेकिन उसका पैसा चाहे वो नमामि गंगे से जमा होना चाहिए था या हुआ भी होगा, इन्होंने लिया भी होगा, काटा भी होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जहाँ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, होटल हैं, वहाँ पर या कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, कांग्रेस ने प्रार्थना की थी, उस हॉस्पिटल में कोविड बना रखा है।
अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाए, 14 तारीख को मेला है मकर संक्रांति का, आप कहाँ पर लेके जाए? कोई तो व्यवस्था करते। आपका मंत्री ढिंडोरा पीटता है कि मैंने हरिद्वार को मेडिकल कॉलेज दे दिया, उत्तरी क्षेत्र में हॉस्पिटल दे दिया, वो कहाँ पर दिया है? आप देखिए और मेला प्रशासन को जगाइए, हमारा तो यही कहना है। और भाई अमरीश कुमार जी ने आज सरकार को जगाने के लिए मेला ऑफिस के सामने धरना दिया है, HDA के सामने, और हम पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस की मांग है सुनिश्चित ढंग से मेले का जो पैसा है वो सही खर्च होना चाहिए, उसमें बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। जौनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर जौनपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी में लड़ी है, बीजेपी की सरकार में जो अपमानित है उसे हम शामिल करेंगे और समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़ाएंगे। किसान बिल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसे सरकार को मानना चाहिए और काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो टिप्पणी की, और मैं तो चाहूँगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। अखिलेश यादव इस समय साफ हिंदुत्व की तरफ है। ये कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हम न जाने कब से जन्म से हिंदू हैं। सॉफ्ट हार्ट की बात नहीं है, हम तो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू वो हैं जो सभी जातियों को साथ, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। प्रदेश के सीएम के खिलाफ टिप्पणी किए जाने से नाराज आजमगढ़ के विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हरि नारायण सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्री कचहरी चौराहे पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश मंत्री विष्णुकांत चौबे ने कहा कि आप हमेशा अराजकता का कार्य करती है, उसके पदाधिकारी कुछ भी कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सस्ती राजनीति करने में महारत रखने वाली आपको न देश से मतलब है न ही प्रदेश से। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम महासंघ करेगी। जिलाध्यक्ष हरि नारायण सिंह ने कहा कि सोमनाथ भारती द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी उसके गंदे मानसिकता को दर्शाता है। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विष्णुकांत चौबे, गौरक्ष प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी हलदर दुबे समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। मैं विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश मंत्री हूँ। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। आज ये मुख्यमंत्री दिल्ली के पुतला फूका गया है, क्या है पूरा? जी, अरविंद केजरीवाल का पुतला उन्होंने इसलिए फूका है कि कल उनके भूतपूर्व विधायक, वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, जो खुद एक फर्जी डिग्री लेके एक मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो फर्जी आदमी फर्जी काम ही करता है। उसने जोगी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है रायबरेली में, और यहाँ तक कि कहा कि जोगी जी जिंदा नहीं बचेंगे, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी कल मालूम हुआ, जिसको देख के पूरा हिंदू जनमानस उबल पड़ा है। और विश्व हिंदू महासंघ जो उनका संगठन है उसे ये बर्दाश्त नहीं है, और उसने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंक करके एक विरोध प्रदर्शन जताया है कि आगे भी अगर इस तरह की हरकतें की गई तो उसका गंभीर परिणाम विश्व हिंदू महासंघ उनको देने के लिए तैयार है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े ने स्वामी प्रज्ञानानंद को आचार्य महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया। साथ ही उनके अखाड़े में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर कैलासानंद ब्रह्मचारी को आसीन करने की घोषणा के बाद से ही स्वामी प्रज्ञानानंद मुखर हो गए थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि स्वामी प्रज्ञानानंद को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि उन्हें नियुक्ति पत्र उनके 1 वर्ष के कार्यकाल को देखने के बाद दिया जाएगा। लेकिन नियुक्ति के बाद से ही न तो उन्होंने अखाड़े से संबंध रखा, न ही ब्रह्मलीन संतों को श्रद्धांजलि देने आए और न ही शोक संदेश भेजने की जरूरत समझी। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए अखाड़े के पंच परमेश्वर ने
अक्टूबर में ही कह दिया था कि अब आचार्य महामंडलेश्वर पद के लिए कोई दूसरा योग्य व्यक्ति तलाश लें। इसके बाद सभी संत जनों की राय से ब्रह्मचारी कैलासानंद को इस पद के लिए चुना गया। प्रज्ञानानंद ने अखाड़े पर जो निराधार आरोप लगाए हैं वे सभी गलत हैं। वे यदि सच्चे होते तो अखाड़े में आकर हमसे बात करते। आगे उन्होंने कहा कि आचार्य पूरे अखाड़े के गुरु होते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। अखाड़े को ये अधिकार है कि वह किसी को भी पद से हटा सकता है और किसी भी समय बैठा सकता है। और ये सोच रहे थे कि 2 दिन में प्रज्ञानंद जी आए, हो सकता अखाड़े में आए हमसे बात करें, लेकिन जब उन्होंने कल मीडिया को प्रेस वार्ता करके अखाड़ों के संबंध में गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो आज उन्होंने हम लोगों ने 11 बजे बैठक करके आचार्य पद से ही नहीं, उनका जो महामंडलेश्वर पद था वो भी समाप्त करता हूँ और अखाड़े से निष्कासित कर रहा हूँ, किसी पद से उनको मुक्त करता हूँ। अखाड़ा परिषद भी मौखिक रूप से हमने सबसे राय ले ली है, उनसे संन्यास जितने हमारे अखाड़े हैं, जितने हमारे संस्थाएं हैं, उन सब से उनको बाहर किया जाता है और बहुत जल्दी ही अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव करके उनको समाज से बाहर किया जाएगा। नरेंद्र गिरी ने कहा कि प्रज्ञानानंद ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग अखाड़े को लेकर किया है, उससे साफ होता है कि वे हमारे आचार्य बनने लायक नहीं हैं। हमारे ही नहीं, तेरे अखाड़ों में किसी भी पद के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन उन्होंने पैसों की बात कह के ये अपमान किया है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाकर सभी अखाड़ों को अपमानित करने का काम किया है। इसके बाद उन्हें आचार्य और महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। जल्द ही उन्हें संत समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा। वहीं स्वामी प्रज्ञानानंद ने अखाड़े को अपने ही आचार्य महामंडलेश्वर को अपमानित कर बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है, ये उन्होंने कहा। अखाड़े के इस कृत्य के खिलाफ वे न्यायालय जाएंगे। यह सूचना पहली बार हमको प्राप्त हो रही है। अभी तक हमको ना अखाड़े ने कोई लिखित में ऐसा कुछ स्वरूप दिया है। जब अखाड़ा हमको कोई लिखित रूप में या कोई विशेष माध्यम से हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा कि किन कारणों से हमको अखाड़े के आचार्य पद से उन्होंने विमुख किया है, किस कारण से हमको आचार्य पद से हटाने के साथ साथ में अखाड़े से निष्कासित किया है, ये सारी बातें वो अपना कारण स्पष्ट करके मुझे बताएं कि हमने यदि कोई कौन सा गलत कार्य किया है, कौन सा अखाड़े के आचार्य पद के अनुरूप हमने काम नहीं किया, ऐसी कौन सी बात है। वो सारी बातें जब वो हमको लिखित रूप में या कोई विशेष रूप में हमको सूचित करेंगे तो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। उनका आरोप है कि आप उनसे नहीं मिले, कभी अखाड़े में नहीं गए ना आपसे जो कार्तिकेय भगवान है उनके ना उनको। देखिए, जहाँ तक है, पहले कोई आचार्य बनता है तो पहली जिम्मेदारी अखाड़े की होती है कि वह अपने आचार्य को लेकर के अपने इष्ट देव के सम्मुख लेकर के जाएं। ये कर्तव्य अखाड़े का है, आचार्य का नहीं है। पहले बार अखाड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कुल देवता इष्ट देवता से परिचय कराएं, उनके सम्मुख लेकर के जाएं, वहां पर नतमस्तक करवाएं। और 2 बरस हो गए इस कार्य को हुए। इसके बाद में 1 बरस तो इन लोगों ने बुलाया नहीं। इसके बाद में 1 बरस से कोरोना काल चल रहा है। दूसरी बात, बीच में जब इनको अवसर था कि ये बुला सकते थे कि बीच में इन्होंने महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की, उसमें पट्टाभिषेक किया महामंडलेश्वरों का, उस समय पर दूसरे आचार्यों को बुला करके इन्होंने वो सारे कार्य किए। चाहते तो यदि हमको बुलाते, उस समय भी अवसर था इनके सामने कि हमको बुलाए। मतलब ये पूर्व नियोजित था, सुनियोजित था। बात यह है कुल मिलाकर के कि वह जो पीठ है वह धर्म के प्रचार के लिए है, धर्म के लिए है। तो मैं तो धर्म की प्रत्येक व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक बार स्मरण कराया जाता, मुझे एक बार बताया जाता कि आप अपने कुल देवता के सामने आए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैया कोट थाना के अंतर्गत असलपुर गांव में अनुसूचित जाति के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने दूसरी जाति की बस्ती पर हमला कर दिया, जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश सिंह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए आजमगढ़ भेजा गया है।
सूचना पर पहुंची पुलिस के वाहन में आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा दी। युवक की हत्या में मुख्य आरोपी के रूप में जिस राहुल का नाम सामने आया है वह 50,000 का इनामी है। आपको बता दें कि युवक अरविंद अपने साथियों के साथ टहलने गया था। इसी दौरान लगभग 8:30 बजे भैंसई नदी पुल पर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सबको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इसी बीच युवक के परिवार के साथ उग्र भीड़ ने पश्चिमपुरा पहुंचकर जो भी मिला उस पर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ कर दी। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को उग्र ग्रामीणों ने घेर लिया और पीआरवी वाहन में आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने उच्चाधिकारियों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा देखकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एडीजी जॉन ब्रजभूषण का कहना है कि पुरानी रंजिश में वारदात की गई है। अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। असलपुर जो गांव है इसमें ये सूचना मिली थी कि 3 लड़के थे जो कि शाम को दौड़ने जाते थे, जिसमें अरविंद नाम का एक लड़का था और उसके 2 साथी थे जो आज शाम को दौड़ रहे थे। उसी वक्त अरविंद पे किसी ने हमला किया और जो 2 लड़के थे वो डर के वहाँ से भाग गए। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको शक है कि एक राहुल है, उसके द्वारा ये गोली चलाई गई है। जो जिन लड़कियों के साथ में वो दौड़ने गया था उनको बुलाया गया है, उनसे बात कर रहे, पूछताछ हो गई और बाकी जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पे गाड़ी के ऊपर गाँव वाले लोगों ने हमला किया है तो उसको देखा जा रहा है। फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ और क्राइम ब्रांच टीम ने बाईपास कट के पास हुई मुठभेड़ में करुआ गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के कब्जे से 5 तमंचा, 10 कारतूस, शटर काटने के औजार के साथ चनौरा में ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी के जेवर बरामद हुए हैं। एसपी देहत राजेश कुमार ने बताया कि हाथरस जिले के थाना सैपो के गांव बाग बदिक के करुआ उर्फ सतीश गैंग जिले में पिछले काफी दिनों से सक्रिय है। गैंग के 10 सदस्यों को रविवार की रात मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया था। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे, एसटीएस के हरवेंद्र मिश्रा गैंग के अन्य सदस्यों पर नजर रखे थे। रात को थाना रामगढ़ के एसएचओ अनूप तिवारी को सूचना मिली थी कि गैंग से जुड़े बदमाश 6 लेन बाईपास पर सक्रिय हैं और वो किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। पुलिस टीम 6 लेन बाईपास पर पहुंची। बाईपास के कट पर चनौरा साई रेस्टोरेंट के पास खड़े बदमाशों को टोका तो वे भागने लगे। पुलिस ने सभी को घेराबंदी करके दबोच लिया। बदमाशों की तलाशी के दौरान 5 तमंचा, 315 बोर के 8 और 12 बोर के 2 कारतूस, शटर काटने के औजार, हथौड़ा, 2 छेनी और अन्य औजार बरामद किए हैं। बदमाशों के कब्जे से चनौरा में 2 महीने पूर्व हुई चोरी के आभूषण भी बरामद किए गए। एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि इस गैंग से जुड़े अपराधी किराए पर वाहन लेकर निकलते थे। आधुनिक हथियारों से लैस होने के कारण वारदातों को अंजाम देते थे। कोई विरोध करे तो हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। अपराधी पातीराम अपने बेटे चरण सिंह टीटू के अलावा बंटी पोची गोखरिया के साथ ही मिलकर गैंग चलाता है। दूसरा गैंग पंकज उमेश खुन्ना का है। इसमें केदार और करुआ शामिल है। पुलिस टीम अब इस गैंग की तलाश में जुटी है। यहाँ डकैती डालने वाला एक गिरोह कल पकड़ा गया था, उसमें 10 मेंबर कल पकड़े गए थे। उसी के 5 मेंबर उसी क्रम में आज फिर गिरफ्तार हुए हैं और वो निश्चिंत थे कि हमारे कुछ मेंबर पकड़े गए तो हो सकता है पुलिस की निगाह हमारे ऊपर ना हो, लेकिन हम हमारे रडार पे थे वो, और उनको आज रामगढ़ पुलिस द्वारा और हमारी जो क्राइम ब्रांच की पुलिस है संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा रामगढ़ में एक घटना 20 नवंबर को हुई थी ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की, उसका खुलासा हुआ है। उसका 100% माल इसमें उनसे बरामद हुआ है। तमंचे मिले हैं, भारी मात्रा में इनके पास कारतूस मिले हैं और ये इसके जो भी मेंबर हैं सब उसी गैंग से रिलेटेड है। इन पे ये चूंकि कलुआ गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, अभी कुछ मेंबर अभी भी इसके फरार है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और इसको गिरफ्तार करने वाली टीम को, पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। यूपी के जालौन में दबंगों का कहर देखने को मिला है। मामला कोंच नगर क्षेत्र के चंदकुआं चौराहे का है, जहां पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति को करीब आधा दर्जन दबंगों ने सरेआम बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया। अचानक से घटे इस घटनाक्रम से सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए।
लेकिन किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि हमलावरों से एक व्यक्ति को बचाया जा सके। काफ़ी देर तक दबंग उसे मारते पीटते रहे। मारपीट की खबर लगते ही मीडियाकर्मी पुलिस से पहले मौके पर पहुंच गए। मीडिया का कैमरा देखकर दबंग गुंडों ने उसे मारना छोड़ा और 9-2-11 हो गए। पीड़ित व्यक्ति से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उससे बिना कुछ कहे ही इन लोगों ने उसे बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह से बीच सड़क पर मारपीट क्यों? क्या इन लोगों को कानून का खौफ नहीं है या फिर किसी संरक्षण के कारण ये बेलगाम हो रहे हैं? क्या नाम है आपका? जुबैद अली। जुबैद जी, आपको किसने मारा? ये जो 4-5 लड़के थे, किसने मारा आपको? मोन्सू काजू, कांचा, फरमान काजी और 2-3 लोग और हैं। आपको बीच सड़क में मारा, क्या कारण रहा मारने का? मुझे कुछ पता ही नहीं, गाड़ी रोकी और आके सीधे मारने लगे। तो इसकी अभी कोई शिकायत वगैरह की आपने? 112 या किसी पुलिस? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मौका ही नहीं मिल पाया, इतनी बुरी तरह से मुझे मारा। कहाँ चोटें हैं आपको? ये क्या है, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, चोट। कोच कस्बे में एक लड़के के साथ 4-5 लोगों के द्वारा मारपीट करने की बात सामने आई है। उसमें क्षेत्राधिकारी कोच को भी बता दिया गया और जैसी भी तहरीर मिलती है उसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर से हरिद्वार पहुंचे प्रज्ञानानंद महाराज ने खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा किया है। सप्तऋषि आश्रम में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया था। निरंजनी अखाड़े में आचार्य पीठ पर मेरा पट्टाभिषेक जगतगुरु शंकराचार्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्माचार्यों के श्रीमध्य में 13 मार्च 2019 को हुआ था। जब एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक तो हो चुका है, मैंने कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो आचरण विहीन है, जो चरित्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या आचार्य पीठ पर कैसे बैठाया जा सकता है? और जब मैं आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे उस पर बैठाया जा सकता है? तो जी आपने उनकी डिग्री उनसे पूछ ली जाए। दूसरी बात, उनकी विद्वता के लिए धर्माचार्य लोग हैं, उसका परीक्षण कर लें। दूसरा विषय है कि आप सब जानते हैं कि उनका किस राजनीतिक दल से बड़ा लंबा संपर्क रहा है। आज तक वो संपर्क में हैं, उसी राजनीतिक दल के प्रश्रय में रह कर के वो कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रूप में, के एक नेता के रूप में। हम संत महापुरुषों को संदेश देना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं और हमारे अखाड़े से भी प्रार्थना करना चाहते हैं। निरंजनी अखाड़े से हमारा बड़ा लंबा संबंध रहा है और हम अभी भी उस पीठ पर विराजमान हैं। हम नहीं चाहते कि निरंजनी अखाड़े की महिमा विखंडित हो। हम यह नहीं चाहते कि जिन संत महापुरुषों ने हमारा पट्टाभिषेक किया है उनका अपमान किया जाए, उनका निरादर किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा पट्टाभिषेक सारे संत महापुरुषों के द्वारा पट्टाभिषेक माना जाता है। तो यह अपमान सारे संत समुदाय का अपमान माना जाएगा कि जिन्होंने पट्टाभिषेक किया उनके पट्टाभिषेक को निरस्त करके और किसी और अन्य अपात्र व्यक्ति को उस पर बैठाया जाए। प्रज्ञानानंद महाराज ने मार्च 2019 में हुए अपने पट्टाभिषेक के फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि अखाड़े के कुछ संत मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो एक अखाड़े की जमीन पर कब्जा कर बैठा है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे संत महात्माओं से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को धर्माचार्य के पद पर बैठाना चाहिए जो भूमाफिया जैसा हो। वे ऐसे अपात्र व्यक्ति को आचार्य जैसे गरिमामयी पद पर नहीं बैठने देंगे। अखाड़े के कुछ संत कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बैठाना चाहते हैं, इसलिए वह 14 जनवरी को होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम को रोकने के लिए न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। हमसे बात करना चाहिए था, हमें विश्वास में लेना चाहिए था। यदि किसी व्यक्ति को अखाड़े में अखाड़ा चाहता कि हम बैठाना चाहते हैं आचार्य पीठ पर, हमसे बात किए होते, हम स्वतः त्याग पत्र दे देते, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देते
और आशीर्वाद दे करके उसे आचार्य पीठ पर विराजमान करा दिया। रूप से इसमें कुछ संत ऐसे हैं जो धन बल पर जोर दे रहे हैं, आचार्य पीठ को बेचना चाह रहे हैं। बिकने के लिए नहीं है, विनिमय के लिए नहीं है, धर्म के प्रचार के लिए है। मैं कह चुका हूँ कि हमें बताया है कि वह 7 करोड़ 8 करोड़ तक लोगों ने चर्चा की है। दूसरी बात, हम आप लोगों से 14 तारीख को पुनः बात करेंगे। अखाड़े में जो विकृतियाँ हो रही हैं उनसे हम अखाड़े को मुक्त करना चाहते हैं। आखिर अखाड़े से हमारा संबंध है, अखाड़े के हम आचार्य हैं। हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समाज के सामने आज भी यक्ष बने हुए हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे चाहे वह आशीष गिरी की हत्या का मामला हो, चाहे वह रसानंद की का मामला हो, कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, आखिर समाज सत्य को जानना चाहता है कि उसके पीछे सत्य क्या है। गिरी की हत्या हुई, आत्महत्या की, ये बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न को ही समाधान देने के लिए हम 14 तारीख को पुनः आपके समक्ष आएंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर में अंत्येष्टि स्थल की छत गिरने से करीब 25 लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। एसआईटी ने घटना को लेकर मुरादनगर में दर्ज कराई गई एफआईआर को ही अपने केस का आधार बनाया है। एसआईटी के एसपी देवरंजन वर्मा की अगुवाई में एसआईटी की टीम मुरादनगर में जल्द छानबीन के कदम आगे बढ़ाएगी। बता दें कि एसआईटी ने रविवार को मुरादनगर स्थित अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया था और सीबीआरआई के विशेषज्ञों ने मौके से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को परखने के लिए कई नमूने भी लिए थे। एसआईटी का शिकंजा अब संदेह के घेरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में एसआईटी को जांच का निर्देश दिया था। बीते दिनों गाजियाबाद के मुरादनगर में अंत्येष्टि स्थल की छत अचानक ढह गई थी। वहां निर्माण कार्य कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच एसआईटी को कराने का आदेश दिया था। अब एसआईटी ने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली है। महामारी एक्ट और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बुधवार को अदालत में समर्पण कर सकते हैं। साथ ही विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए उमाकांत जिंदल की अदालत में स्थायी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल भी अदालत में हाजिर होंगे। बता दें कि 19 मई को राजस्थान बॉर्डर पर मजदूरों को बसों में भेजने के लिए कई घंटे तक सियासी ड्रामा चला था। थाना फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 3 के खिलाफ महामारी एक्ट, लॉकडाउन के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। 20 मई को अदालत ने तीनों नेताओं को 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन 7 जनवरी को हाजिर न होने पर अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। नेताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर ने बताया कि बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अदालत में सरेंडर करेंगे।